जम्मू व कश्मीर में रेशम साजी की सन्नत उतनी ही पुरानी है जितनी कश्मीर की तारीख। कश्मीर की आबोहवा मुतवाजिन होने की बिना पर रेशम साजी के लिए मौजून और मुनासिब है। यही वजह है कि यहाँ आला मेयारी रेशम पैदा होता है जिसे बाइवोल्टाइन रेशम कहते हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जम्मू व कश्मीर में रोजगार के महदूद वसाइल होने की पादाश में रेशम साजी यहाँ की मकामी आबादी के एक खासे बड़े हिस्से को माशी और इक्तिसादी ज़मानतें फराहम कर रही है। इस सन्नत से वाबिस्ता लोग कलील मुद्दत में अपना पैदावार हासिल करते हैं, जो उनकी आमदनी में इजाफे का एक बेहतर जरिया बन चुका है। इस दस्तावेजी फिल्म को तैयार करने का मकसद इस सन्नत से वाबिस्ता काश्तकारों को जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराना है, ताकि उनकी पैदावार में बढ़ावा ही नहीं बल्कि मेयार के साथ साथ आमदनी में भी इजाफा हो। हमारी ये कोशिश है सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ का हर एक सेक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में इंट्रोडक्शन है, तो इसमें भी हमने नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे हम बात करेंगे ARM, ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन, तो इसमें भी हमने वो चीज़ें इंक्लूड की है कि हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में दोनों में नए जो ARM हैं, जो रीलिंग के लिए नई मशीनें हैं, उनका चलन हो। उसमें सरकार की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड है या चाहे वो यहाँ की सरकार है, लोकल सरकार है JNK की, उसमें हम 90% सब्सिडी देते हैं एक रीलर को, एक यूथ को, जो ये एस्टैब्लिश करेगा ये यूनिट रीलिंग के लिए, सिलिक रीलिंग के लिए। तो कोशिश रहती है कि जो नई नई पोर्टेबल मशीनें हैं वो हमें CSB वक्तन फ़वक्तन गाइडेंस करता रहता है कि हम जो पोर्टेबल कोई मशीन है उसका भी है इंट्रोडक्शन हो, ताकि हमारा रेयरर अपनी लेवल पर भी उसका इस्तेमाल करे। हमने जो ऑटोमेटिक ड्रायर हैं वो भी हमने आलमोस्ट डिस्ट्रिक्टों में रखे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ भी हम ड्रायर एस्टेब्लिश करें। हमारे पास 2 किस्म के ड्रायर होते हैं, एक तो बड़ी साइज़ का होता है, एक तो छोटा पोर्टेबल टाइप का होता है। तो कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा है और अभी तक ड्रायर नहीं है, कोकून ड्रायर, तो वहाँ भी हम कोकून ड्रायर एस्टेब्लिश और इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अगरचे जम्मू व कश्मीर में बैनुल-अक़वामी ग्रेड का मेयारी बाइवोल्टाइन रेशम बनाने की बेपनाह सलाहियत है, ताहम कौमी सतह पर खाम रेशम की पैदावार में इसकी शराकत सिर्फ 2.5% है। सिल्क इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में एक देरीना सनत रही है, जिसने माजी में एक खासी आबादी को माली मावनत फराहम की है। इस वक्त इस सनत के साथ करीबन 30 से 40 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जो साल के खाली 20 से 25 दिनों में एक करमकशी में करीबन ऑन एन एवरेज 30 से 40 हज़ार रुपया कमाते हैं, जिसमें हमारे बेरोज़गार नौजवान जो होते हैं और जो हमारे घर में बैठे औरतें जो बाहर से मतलब जिनको ज़रूरत नहीं होती है बाहर जाने के लिए, घर बैठकर रोज़गार कमाते हैं, जिसके लिए महकमा हर एक सहूलियत फराहम करता है। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत एक हमगीर तरक्याती मुहिम चलाई है, जिसके तहत महकमा सेरिकल्चर अपने ज़मींदार भाइयों के साथ करमकशी के शेड, तूत के दरख्त 90% सब्सिडी के हिसाब से फराहम करता है। इसके अलावा तुख्मी अबरेशम अद्वियात करमकशी को फ्री ऑफ कास्ट फराहम करता है, जिसकी वजह से महकमा सेरिकल्चर इस वक्त तरक्की की राह पर रवान दवा है। जम्मू व कश्मीर से तकरीबन 27,000 खानदान रेशम साजी की सन्नत से वाबिस्ता हैं, जिनमें अक्सरियत पिछड़े और इंतहाई गरीब खानदान हैं। हालांकि रेशम साजी जम्मू कश्मीर के हर जिले में पाई जाती है, लेकिन जिला उधमपुर, कठुआ, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, बांडीपोरा और कुपवाड़ा में घुंचू की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। हम सेरिकल्चर के साथ वाबस्ता हैं पिछले
50-60 सालों से मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम सभी इसके साथ काम करते हैं। हमारा पूरा फैमिली है, हम 5 घर में है, 5 फैमिली है हम सारे सभी इसके साथ काम करते हैं। बच्चे भी, जो हमारे बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी जब पढ़ने का टाइम होता है तब पढ़ते हैं, जब खाली बैठते हैं तभी वो भी हमारे साथ मदद करते हैं हमारे काम में। फिर हमारे बच्चे भी हमारे साथ बैठते हैं इनके साथ काम करने में। हम इस डिपार्टमेंट ने, सेरीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत सी मदद की है कि जो आज इसके डायरेक्टर हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके, क्योंकि उन्होंने अच्छी अच्छी स्कीमें दी है आजकल। मैं तकरीबन 20-25 बरस से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास सब स्कीमें गवर्नमेंट ने दिए थे, इंसेंटिव भी मिलते हैं, इनाम भी मिलते हैं, बार बार सब स्कीमें मिलते हैं मुझे। जिस महीने में हमें सेरीकल्चर का ये सीड मिलता है, बगैर कॉस्ट को मिलता है हमें सीड, फिर हम कोकून बनाते हैं, फिर मार्केट लेते हैं। तकरीबन 1.5 लाख हर साल आता है मेरे पास, 1.5 लाख रुपया। मेरे पास कोई लैंड नहीं है, मेरे पास सेरीकल्चर है। हम 5 भाई थे, वो सब काम यही काम करते हैं। मैंने बच्चे पढ़ाए थे और बेटी की शादी भी सेरीकल्चर से ही। हमारा गाँव उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हम सब गाँव वालों से और भी रिक्वेस्ट करते हैं, हर कोई गाँव सेरीकल्चर के साथ जुड़े रहते हैं। सेरीकल्चर एक ज़रूरी सन्नत होने के नाते फन और साइंस का मजमुआ है और इसके 2 हिस्से हैं। एक ज़राअत के मुतल्लिक़ काश्तकारी का हिस्सा, जिसमें शहतूत की काश्त और किरमकशी शामिल है, जबकि दूसरा हिस्सा सन्नती है, जिसमें गुंचे से तार निकालने और कीड़े वगैरह बनाना शामिल है। इसकी टर्मिनोलॉजी जब हम देखेंगे, इसमें 3 एक्टिविटी जो प्रोमिनेंट एक्टिविटीज़ है, वो पहली एग्रीकल्चर, फिर दूसरा एनिमल हस्बेंड्री और तीसरा इंडस्ट्री पार्ट है। एग्रीकल्चर पार्ट जो है, जो मलबरी प्लांटेशन है, दैट फॉल्स, वो तो एग्रीकल्चर में आता है। और ये जो मलबरी प्लांट है, ये सोल फूड मटेरियल है और कोई खुराक कीड़ा हमारा जो सिलिकवर्म रियरिंग है, लार्वे जो है, वो एक ही पत्ता खाता है जिसको हम मलबरी लीव्स कहते हैं। और उसी प्लांट को लगाने के लिए एग्रीकल्चर में जो भी इसमें रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो हम एग्रीकल्चर के तहत करते हैं। दूसरा पार्ट इसका जो बनता है वो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ये होता है कि हमारी यहाँ जो सिलिकवर्म लार्वे है, उनको हम रियर करते हैं, जैसे हमें पशुपालन रेज करते हैं, रियर करते हैं, इसी तरह हमारी यहाँ किरमकश जो सिलिकवर्म लार्वे है, वो हम रेज ग्रो करते हैं, रियरिंग उसकी करते हैं। रियरिंग करने के बाद वो गुंचे अब्रेशम कोकून बनाते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो इंडस्ट्री पार्ट है। ये जो कोकून जो बनता है, कोकून के बाद इसकी मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग, क्योंकि पोस्ट कोकून सेक्टर जिसको हम कहते हैं, मार्केटिंग के बाद ये इसकी रीलिंग होती है, जहाँ से सिल्क थ्रेड बनाते हैं, सिल्क थ्रेड इससे निकालते हैं, रीलिंग जिसको कहते हैं, कोकून से सिल्क थ्रेड निकाल के इसमें फिर कपड़े वीविंग, फिर इसके बाद वीविंग सेक्टर आता है, जिसमें हम कपड़े और जो भी गारमेंट्स होते हैं उनको बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब हम मिलाते हैं, इन तीनों एक्टिविटी को मिला के सेरीकल्चर का नाम ऊपर के आता है। बरगतूत रेशम के कीड़े का वाहिद खुराक है और कामयाब किरमकशी के लिए बरगतूत का तकरीबन 38% रूल होता है। कश्मीर में मुख्तलिफ अक़साम के शहतूत पाए जाते हैं, जिनके बरगतूत किरमकशी के लिए ज़्यादा मुआफिक हैं। किरमकशी के लिए हम जिन मलबरी वैरायटीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, उनमें इचनूस, गोशेरामी, कॉक्सू 20, KNG वगैरह हैं। लेकिन इन सब में से भी हम ज़्यादा ये फ़ौक़ियत देते हैं इचनूस और गोशेरामी को, क्योंकि ये 2 वैरायटीज़ जो हैं ये रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं। इचनूस जो है वो चाकी रेयरिंग के लिए रिकमेंडेड है, और जो गोशेरामी है वो लेट एज रेयरिंग के लिए रिकमेंडेड है। तो इन वैरायटीज़ को हम यहाँ पर प्रोपेगेट भी करते हैं अपनी डिपार्टमेंटल नर्सरीज़ में। हमारी एक सबसे बड़ी नर्सरी जो बेसिक सीड स्टेशन मिरगुन में है, श्रीनगर में है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी बहुत सारी नर्सरियाँ हैं जहाँ पर हम इन वैरायटीज़ को प्रोपेगेट करते हैं। और प्रोपेगेशन हम करते हैं एक तो फार्मर्स के लिए, दूसरा हम डिपार्टमेंटल प्लांटेशन भी करते हैं।
अपने ब्लॉक्स में करते हैं, या अगर कहीं पे कोई स्टेट लैंड वैकेंट होता है जहाँ पर हम परमिशन लाते हैं वहाँ पर प्लांटेशन करने की, तो वहाँ पर कर देते हैं, ताकि इस प्लांटेशन से जो हमारे रियरर्स है, किरमकश है, उनको फ़ायदा मिले, वो यहाँ से पत्ते हासिल कर सके अपनी किरमकशी के लिए। दूसरा, हम फार्मर्स को भी ये प्लांट्स देते हैं ताकि जो फार्मर विलिंग होता है प्लांटेशन करने के लिए, वो अपनी प्लांटेशन कायम करे ताकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे। किरमकशों को महकमे की तरफ से तूत के पौधे मुफ्त फराहम किए जाते हैं, जो मयारी और नफा बख्श गुंचे अब रेशम की पैदावार के लिए अच्छा बरगे तूत का पैदावार होना लाजमी है। हमने देखा है जो इचनोस है वो जो छोटे कीड़े हैं, नवजात जो कीड़े हैं, उसका जो पत्ता है वो बहुत मुलायम है, नरम है, और जो हाईली न्यूट्रिशियस है वो हम उनको खिलाते हैं चाकी रेयरिंग में। और जो या उसके बाद केएनजी है, उसके बाद काक्सो है, और जो गोशरामी है वो ज़्यादा हम देते हैं उनको एडल्ट एज में, वो देते हैं, वो पता देते हैं। और जो फार्मर जो है उनको हम पहले से ही मतलब नवंबर के महीने से ही हम उनको गाइड करते हैं, उनको ये अवेयर करते हैं कि जिसको मतलब जो रजिस्ट्रेशन करता है मतलब मुझे प्लांट्स चाहे, उसको हम फिर गाइड करते हैं। हमारा जो फील्ड का टीम है, जो फील्ड का अमला है, वो हर एक फार्मर के मतलब ज़मीन पे जाता है, पहले वो साइट देखता है, साइट सूटेबल है, गाइड करते हैं कि जो पिट बनाना है, पिट का साइज़ क्या होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारा जो पिट है वो कम से कम 2 फुट 2 फुट और 2 फुट होना चाहिए। उनको हम नवंबर के महीने में उनको बोलते हैं कि अगर किसी को 150 पौधे लेने हैं, 200 पौधे लेने हैं, 300 पौधे लेने हैं, जो स्कीम के तहत जो आता है, उनको हम बोलते हैं कि आप पिट खोद के रखो, ताकि जो विंटर में जो बर्फ़ पड़ता है या बारिश पड़ती है, ताकि वो अगर वो 2 फुट पिट वो बनाएंगे तो कम से कम वो बारिश 3 फुट 4 फुट 5 फुट जाता है, नीचे जाता है, क्योंकि स्नोफॉल भी होता है, बारिश भी होती हैं। और जब हम पौधे को वहाँ फिर मतलब नस्ब करते हैं, चाहे फरवरी के महीने में या मार्च के महीने, फिर उसको कम से कम 6 महीने 7 महीने के लिए उसको कोई इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बशर्ते कि उसने नवंबर के ही महीने में उसने पेड़ खुदवा के रखा है। अगर वो मार्च में ही खोदेंगे, फिर उसको मतलब इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम ऊपर की ता उठाते हैं, 2 फुट हम उठाते हैं, क्योंकि जो उसका मॉइस्चर है वो बाहर निकलता है। इसलिए जब वो पेड़ लगाएगा, अगर वो मार्च में ये पिट खोदेगा तो उसको इरिगेशन देने की ज़रूरत है। अगर वो नवंबर में ही खोदेगा तो इसको लगभग मुझे लगता है कम से कम 3 महीने 4 महीने उसको इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं। रेशम के कीड़े की जिंदगी का आगाज तखम अब रेशम के सीने यानी इंक्यूबेशन के अमल से शुरू होता है। ये अमल 10 से 12 दिनों में मुकम्मल होने के बाद तखम अब रेशम से एक नाजुक चींटी नुमा कीड़ा तवल्लुद होता है। इस कीड़े का रंग भौरा होता है और तखम से निकलते ही तूत के पत्ते खाना शुरू करता है। कीड़े लार्वा की सूरत का अमल 45 से 47 अयाम तक मुकम्मल होता है, जिस दौरान ये अपनी खाल को झाड़ने का अमल 4 मरतबा दोहराता है। तखम अब रेशम से निकलने के बाद पकने तक रेशम का कीड़ा एक उन्स तखम, जिसमें तकरीबन 40 से 50 हजार कीड़े होते हैं, 1400 किलोग्राम तूत की पत्तियां बतौर ग़िज़ा खाते हैं। तूत के पत्ते खाने का अमल चौथी नींद के तकरीबन 8वें दिन तक रहता है, जिसके बाद पक जाता है और तार देना शुरू करता है। इस तार से कीड़ा अपने इर्द गिर्द एक खौल यानी कोया गुंचा बनाता है, जिसे रेशम का तार उठाने का काम लिया जाता है। जिंदा कीड़ा 12 से 14 अयाम के अंदर बसूरत परवाना गुंचा से बाहर आता है। इन परवानों में नर और मादा दोनों होते हैं, जिनके मुनासिब जोड़ यानी मुबाशरत के बाद मादा परवाने से तखम हासिल किया जाता है। एक मादा से तकरीबन 400 से 500 अंडे यानी तखम हासिल होते हैं। इन्हीं अंडों से आइंदा किरमकशी की जाती है। इस हालत में परवाना
6 से 7 अयाम तक जिंदा रहता है। इस तरह रेशम का कीड़ा अपनी जिंदगी का सफर 40 से 50 दिनों में मुकम्मल करता है। इंक्यूबेशन हमारे पास 10 डेज़ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें हम कंट्रोल्ड कंडीशंस देते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशंस का क्या मतलब, कंट्रोल्ड टेम्परेचर देते हैं, कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी देते हैं और कंट्रोल्ड तरीके से इसको लाइट भी देते हैं और डार्कनेस भी देते हैं। किस लिए हम ये सब देते हैं, ताकि जो उस अंडे के अंदर हमारा एम्ब्रियो है इसकी पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए एंड आफ्टर 10 डेज़ हसा गैसी न्यूरॉन एस्निश एक हेल्दी कैटरपिलर की तरह हमारा एंड रिजल्ट इंक्यूबेशन का क्या निकलना चाहिए, एक हेल्दी कैटरपिलर निकलना चाहिए। अब हम इंक्यूबेशन पे इतना ज़ोर क्यों देते हैं, हमारा डिपार्टमेंट क्यों चाहता है कि इंक्यूबेशन बिल्कुल सही से हो जाए। रीज़न ये है कि कल को जो हमारी रेयरिंग होती है, हर किसी चीज़ बिल्डिंग तभी सही जाएगी जब उसकी फाउंडेशन सही है। सो दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सिल्कवर्म रेयरिंग। जब इंक्यूबेशन सही है आपके पास, तब जाके आपकी आगे वाली चीज़ें, आपकी आगे वाली रेयरिंग सही जाएगी। इवन ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन प्रोसेस हमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करते रहना है। कब इसको इस चीज़ के लिए ऑलमोस्ट इन अ डे देयर आर 3 शिफ्ट्स, 3 शिफ्ट्स में काम चलता है। ये डे नाइट प्रोसेस है विदाउट एनी स्टॉप, कोई भी कहीं भी जगह स्टॉप नहीं होता। उस वजह से क्या किया, ये फार्मर्स लेवल पे हमने देखा उनके लिए कम्बरसम हो जाता है, वो बेचारे हैंडल नहीं कर पाते। इस वजह से ये सब डिपार्टमेंट ने खुद किया, इंक्यूबेशन वाला पार्ट हम लोगों ने खुद किया। लगभग हम उनको यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेट्स के लिए अपने पास रखते हैं, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द फार्मर्स, सो दैट जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास उनको सिर्फ 3 स्टेट्स उनको करना पड़े, स्टेज नंबर 3, 4 एंड 5, उसके बाद उनके पास गुंचे बन जाए। इस चीज़ से क्या हुआ, जो फार्मर्स हुआ उनके पास मोर्टेलिटी कम हुई, वर्म लॉस कम हुआ और क्रॉप उनका बड़ा एज़ कम्पेयर टू जो पहले हुआ करता था, जिसमें हम इंक्यूबेशन और चौकी रेयरिंग फार्मर्स के पास ही कराते थे। किरमकशी साल में कम से कम 2 बार की जाती है, जो लोगों के लिए आमदनी का एक इजाफी जरिया है। पहली किरमकशी मई जून में होती है और दूसरी किरमकशी का आगाज जुलाई अगस्त में होता है। किरमकशी के लिए तख्म अबरेशम महकमे से नौजायद कीड़ों या नौनिहाल कीड़ों की सूरत में किरमकशों को बिला मुआवजा फराहम किया जाता है और अपना पैदावार हासिल करने के बाद मंडियों में तख्म अबरेशम का कीमत वसूल किया जाता है। महकमे की तरफ से तख्म अबरेशम मेयारी होने के साथ साथ इसकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन 2 मन से ज्यादा है, जिससे लोगों को अच्छी आमदनी हो सकती है। 1325 1, 1325 2, 1325 3। मैं वोल क्रॉप आज योर बडगाम पे तो मे द्राव असल क्रॉप तो मे उम्मीद ये असल रेट असल फ़ायदे वोत कर 22 वरी किरमकशी। मे अम ब्रो कर फादर पत तस 2 बच्चे द्राय लज पे कर किरमकशी तो द्राय पे अलग अलग गई जाय हज कमी तो पत कर अपील डिपार्टमेंटस यमो दित रेयरिंग शेड तो आव तथ मज जान फ़ायदे तो शुक्र गुजार डिप्टी सोबन, शुक्र गुजार डायरेक्टर सोबन तो बे पन बीट वाचर तिमन शुक्र गुजार। पिछले 2 साल से हम ये कोकून का काम कर रहे हैं और आज हम यहाँ अपना जो क्रॉप लेकर आए हैं और आज यहाँ मार्केट लगने वाला है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और मैं तमाम बेरोज़गार नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी आए और इस सेरिकल्चर महकमा से वाबस्ता हो जाए और ये कोकून का काम आप भी कीजिए, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। इंशाल्लाह रहमान आज हमें भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। कश्मीर का माल सबसे अच्छा होता है, इंडिया के अंदर सबसे अच्छा माल होता है। यहाँ का रेट भी ज़्यादा है, माल अच्छा है तो हिसाब से उठाता है माल, जैसे रेट है वैसे रेट देता है। ए ग्रेड का ज़्यादा रेट है, बी ग्रेड का रेट कम है, सी ग्रेड का रेट कम है, जैसा रेट चलता है वही रेट देता है। हम लोग दे काम कर रहे हैं। यहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा आदमी है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए भी देखभाल करता है, किरमकश का भी देखता है, देखभाल करता है, बहुत मेहनत करता है इन लोग भी, हम लोग भी काम कर रहे हैं। किरमकश का भी 2 पैसा बचना चाहिए, हम लोग को भी 2 पैसा बचना चाहिए, वही हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग।
रेशम की सन्नत में तकरीबन कोई भी चीज साया नहीं होती। रेशम की सन्नत की बुनियादी मसनूआत यानी रेशम की पैदावार में कोकून्स की इफादियत के अलावा ऐसे बहुत से ज़िमनी मसनूआत हैं जिन्हें सन्नत को ज़्यादा मुनाफा बख्श और माशी तौर पर काबिल अमल शोबों में तब्दील करने के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन जदीद तिजारती मसनूआत में फार्मास्यूटिकल मसनूआत जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक अद्वियात, कॉस्मेटिक मसनूआत मसलन स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स, खाने की अशिया जैसे तेल, जूस, जैम, सिरका, कुदरती रंग वगैरह काबिल जिक्र हैं। इन सब के अलावा शहतूत की शजरकारी माहौलियात के हवाले से जमीन का तज़य्युन और आबो हवा का तदारुक करने में एक अहम किरदार अदा करती है। हम मानते हैं कि सेरिकल्चर में जो भी ऑन फार्म या ऑफ फार्म प्रोडक्ट हो, को प्रोडक्ट हो या वेस्ट प्रोडक्ट हो, इसके अंदर में एक पोटेंशियल है। ज़रूरत इस बात की है कि वो जो पोटेंशियल है उसको अनवेल कैसा किया जाए। यही जहन में रखते हुए हमारे कॉलेज ने ऑन फार्म बाई प्रोडक्ट्स जो थे सेरिकल्चर के, ऑन फार्म जैसे मलबरी फ्रूट हमारे पास है, उसमें बहुत तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमने बनाए, जैसे जैम बना दिया, मलबरी डिकॉक्शन बना दिया, जूस बना दिया हमने, विच इज़ अ वेरी गुड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एज एन ऑन फार्म प्रोडक्ट। प्रीमियम सोप्स बना दिए, वी हैव डेवलप्ड सम क्रीम्स और सीरम बना दिया, मॉइस्चरर्स एटसेट्रा हमने बना दिए हैं जिनकी एफिकेसी बहुत ज़बरदस्त है और कस्टमर है ना, वी हैव गॉट रिपीटेड कस्टमर्स इन दैट। इन कदर अफरोज ज़िमनी मसनूआत से पोस्ट कोकून शोबे के कुल मुनाफे में 10% से बढ़कर 25% के इजाफे का तखमीना लगाया गया है। कोकून क्राफ्ट का चश्म कुशा फन ज़िमनी मसनूआत की एक बहुत ही दिलचस्प इफादियत है जो खुद रोजगार और आमदनी पैदा करने के अलावा इंसानी महारतों को फरोग देने की गुंजाइश फराहम करता है। ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए हमने बनाई, इसमें हम ये मान के चलें कि हमारे जो लोग हैं, फार्मर हैं या यूथ हैं या हमारी माएँ बहनें हैं या ट्राइबल इलाकों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हम चाहेंगे कि घर बैठ के वो ये ऑपरेशंस हमारे देखें कि हम कोकून कैसे बनाते हैं या हमारी स्कीमों का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। जो भी इसको ड्यूरिंग ऑपरेशंस कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कोई शर्ट की ज़रूरत है, हर एक चीज़ में हम सपोर्ट करते हैं। हमारा फोकस ज़्यादा होगा क्लस्टर्स में, जैसे हमारे लोग ऑलरेडी जहाँ करते हैं वहाँ अगर और ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहता है, ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर पाएँ। क्योंकि अगर ट्राइबल इलाकों से लोग करते हैं या इकनॉमिकली वीकर सेक्शन से करते हैं तो उन इलाकों में और भी लोग जुड़ सकते हैं। तो यही मेरे अपने भाइयों से गुजारिश रहेगी कि बिना झिझक के वो हमसे मिलें, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अप्रोच करें, हमारे सेरिकल्चर असिस्टेंट हमारे जोन्स में हैं उनसे मिले, मुझसे मिले, यहाँ जम्मू में, यहाँ श्रीनगर में, या हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं दोनों डिवीजनों में। इस साल हमने अल्लाह के फजल से 700-800 रेयरिंग शर्ट दिए और CRC भी हम बना रहे हैं। ये 2 स्कीमें हमारे पास मेजर हैं, HADP और समग्रा, सिलिक समग्रा। तो इसमें मैं ज़रूर शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का, जावेद अहमद डार साहब का, और जो हमारी मैडम है CSB की जो चेयरपर्सन है और जॉइंट सेक्रेटरी है सिलिक बोर्ड की श्रीमती प्राजक्ता L वर्मा, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं शैलेंद्र कुमार साहब हैं, उनका भी हमेशा ये फोकस रहता है और उनकी हौसला अफजाई रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए ताकि हम लोगों तक इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएँ। और इसी तरह से मैं अपने जो CSB के CEO और मेंबर सेक्रेटरी जनाब P शिवा कुमार साहब हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा मेरे पीछे रहे कि नहीं, आप इसमें एक डॉक्यूमेंट्री दीजिए लोगों के लिए ताकि वो घर बैठ के जानकारी हासिल करें। उनको भी शुक्रगुजार हूँ। और बजटरी सपोर्ट भी मुझे मिला हर एक जगह अच्छी तरह से, चाहे CSB है, चाहे अपना यहाँ लोकल हमारी JNK की गवर्नमेंट है,
तो दोनों तरफ से मुझे सपोर्ट है, बजट की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हमारे ऑफिस से अप्रोच करना है जो हमारे लोग इस काम में जुड़ना चाहें।